So, hello everyone. This is Deepak, and I am back with our chapter Chemical Reaction and Equations, but this time with its question answers sections. So, let's start our video. तो पहला क्वेश्चन है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे हमें जब उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है जिसमें हम उसे एयर के अंदर जलाते हैं, तो उस रिएक्शन से पहले या उस प्रोसेस से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करते हैं और किसके साथ करते हैं? तो किसके साथ करते हैं, इसका आंसर तो ये है कि उसे सैंड पेपर के साथ उसे रब किया जाता है। और रब इसलिए किया जाता है, साफ हम इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर चढ़ चुकी है। मैग्नीशियम क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं अपने आंसर के, मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल्स व्हेन इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो then it makes a magnesium oxide layer on its surface, and to remove the layer of magnesium oxide from its surface, we have to rub it with a sandpaper to clean it before doing our reaction. या तो आप इतना बड़ा आंसर लिख सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे। मेन पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो अपने अकॉर्डिंग आप उस आंसर को एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। बल्कि जबकि अगर आप याद करते हैं किसी आंसर्स को तो उसके भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बस। तो आंसर, अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ magnesium oxide from its surface. This layer interferes in the further reaction of matter. तो अगर ये लेयर नहीं हटाई जाएगी तो क्या होगा कि जो हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उसे बर्न करके एयर में, तो उसके अंदर उस प्रोसेस में या तो रुकावट आएगी या फिर वो प्रोसेस होगी ही नहीं। डिपेंड करता है कि लेयर कितनी है, कितने टाइम से वो मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में था। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जहां पर आयंस जो हैं एक्सचेंज होते हैं। अगर एग्जांपल उसका जनरल फॉर्मूला देखें तो वो क्या था, मार्कस बन के क्या है, जो इसका जनरल फॉर्मूला था वो था कुछ ऐसे, अगर आपको याद हो तो ए बी प्लस बी सी गिव्स, नॉट बी सी, इट्स सी डी। सो ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। यहाँ पे जो आयंस था उनका एक्सचेंज हो जाता है। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एग्जांपल, जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने अपने वीडियो में लिखवाया था, क्या था कि AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl के साथ तो वो AgCl और NaNO3 बनाता है। अब इसको अगर हमें वर्ड, ये तो हमने लिख दिया उसकी रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन अगर तुम केमिस्ट्री में लिख के आओगे तो आ, पता चलता है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है जो भी चैप्टर तुमने पढ़ा है उसके बारे में। सबसे पहले इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखी, फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वर्ड्स में। या फिर अगर आपको वर्ड्स के रूप में याद है तो आप पहले वर्ड्स लिख लीजिए और फिर वर्ड्स के बाद रिएक्शन लिख लीजिए। तो सबसे पहले आता है AgNO3, ये तो हम ये लिखेंगे व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक्वस क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड solution, when silver nitrate solution react with sodium chloride solution, then a white precipitate is formed, a white precipitate is formed of silver chloride, या फिर a white precipitate of silver chloride is formed, जैसे भी लिखना है वैसे लिखिए। तो एक white precipitate जो है सिल्वर क्लोराइड का बनता है उसमें, along with सोडियम नाइट्रेट, अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पर आपका आंसर ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर हीट रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है? तो बिल्कुल सही है कि रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी या फिर हीट जो है वो रिलीज होती है।
जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट गेन या फिर एब्जॉर्ब होती है। अगर याद करने में प्रॉब्लम है, नहीं याद होता है, तो एक्सोथर्मिक से ही पता चलता है। क्या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या आ रहा है? ई एक्स, एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। एक्स जो चली गई वो वाली एक्स नहीं बोल रहा मैं, वो वर्ड भी एग्जैक्टली इसी से आया है। एक्स का मतलब ही होता है आउट। तो चाहे आप एक्स गर्लफ्रेंड बोले, चाहे एक्स रिएक्शन बोले, चाहे जो भी जिस भी चीज़ के आगे आप एक्स लगा देते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं एग्जिट की, तो एग्जिट का मतलब क्या है? एक्स प्लस इट। तो कोई भी चीज़, कोई भी जगह जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां से आउट हो जाना, वो क्या बनाता है? हमारा एग्जिट। तो जहाँ पे भी आप कहीं गए होंगे, बाहर गए, वो बोलते नहीं है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता यहाँ पर है, तो एक जगह बता दिया जाती है वहां पे। तो एक्स इट, यहाँ से बाहर जाना। तो यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? आउट। आउट का मतलब क्या है? रिलीज होना। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, दूज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ अब नहीं भूलेंगे, अगर पहले भूल जाते थे तो। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के लिए आपने दो एग्जाम्पल दे देंगे, कार्बन का ऑक्सीजन बर्न होना और रेस्पिरेशन। अब क्या है कि ये तो आपने नॉर्मल वर्ड्स में दे दिया एग्जाम्पल। अगर यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में ज़्यादा नंबर का आ जाता है बाई चांस, तो इतना लिखने के बाद ये रिएक्शंस के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम करवाएं तो क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नीचे लिखेंगे कार्बन, इसके नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन, इसके नीचे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। खत्म, फर्स्ट खत्म। उसके बाद सेकंड क्या है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन भी क्या है? अच्छा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट साइड में हीट लिख लेंगे। रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ना, तो क्या बनेगा हमारा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस जो एनर्जी मिलती है हमें हीट के फॉर्म में। अब ये C6H12O6 क्या है? इसको O बना दें। ये हमारा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन बोलते क्या है इसे? ग्लूकोज बोलते हैं ना। ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन जो कि है गैस। 6CO2 क्या है? गैस। H2O क्या है? लिक्विड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? वाटर। कुछ छूट गया कि नहीं? नहीं 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 नहीं, सब हो गया। इसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। अगर एक्सोथर्मिक याद होगी तो हीट एंडोथर्मिक क्या है उसका जस्ट अपोजिट। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स अब आपको याद है कि नहीं ये देखते हैं। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूंगा। हाँ, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में? डीकम्पोजिशन का मतलब एक ही है, स्प्लिट हो जाना। कोई भी एक कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है तो उसे हम डीकम्पोजिशन बोलेंगे या फिर उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो था ना, मेरे को लगता है वो था हमारा वाइट वॉशिंग वाला। अगर सबको याद है तो वाइट वॉशिंग में क्या होता था? एक हमारे पास क्विक लाइम होता था। क्विक लाइम को जब हम रिएक्ट करवाते थे किसके साथ? वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता था? स्लैक लाइम। ये थे कॉमन नेम। नहीं याद है तो कोई नहीं, लिख के दिखा दो। CaCO3, CaCO3, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है तो सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होगा किसमें? CaO प्लस CO2 में। CaCO3 क्या है मेरा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है।
CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? गैस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड। और ये हमारा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसको और इसमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं स्लैक लाइन, इसको हम लिख सकते हैं क्विक लाइन, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ये रिएक्शन कहाँ पे आती थी? वाइट वॉशिंग की प्रोसेस में। यहाँ से यहाँ बनती थी ना, जो वाटर ऐड करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते थे, एक बकेट में कैल्शियम ऑक्साइड को लेते थे, उसके अंदर हम वाटर ऐड कर देते थे, तो हमें क्या मिल जाता था? CaCO3 एक्वस का तो नहीं मिलता था, वो सॉलिड में मिलता था। फिर हम CaCO3 का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर और वाटर जब मिलाते थे, और ज़्यादा पानी मिलाते थे, तब वो एक्वस बनता था। और फिर उसके अंदर जब रिएक्शन करवाते थे तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता था, जो कि एक थिन शाइनी लेयर बनाता था। अब उसका नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो ये हमारी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, अगर किसी को याद है तो? मैं बार बार यही वर्ड बोले जा रहा हूँ, बहुत अजीब लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? वाटर को स्प्लिट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को स्प्लिट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डस्टर। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर 3 पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे? लाइट के थ्रू फोटोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक, और हीट के थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 पार्ट थे ना डिकम्पोजिशन के, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक में हमने सीखा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है कि हम वाटर को स्प्लिट कर देते थे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो लास्ट में जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन आती थी वो क्या आती थी? H2O गिव्स H2 प्लस O2। यहाँ 2 लग जाता था, यहाँ पे 2 लग जाता था बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन होती थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, और हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने आप पता चल जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मैंने केमिकल रिएक्शन अभी जो है ये पूरी नहीं है, ये आधी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके स्टेट्स नहीं लिखे हुए, इसके नाम नहीं लिखे हुए, आपको वो लिखने हैं। तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल इक्वेशन हैविंग equal number of atoms, a chemical equation having, एक chemical equation जिसके पास equal number of atoms, equal number of atoms होने चाहिए। atoms कहाँ पे? यहाँ यहाँ जो भी है, on reactants and product side, on reactants, this is the reactant side and this is product side. On reactants and product side is called a balanced equation. तो क्या बना कि एक केमिकल इक्वेशन हम उसका कहेंगे जिसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। ठीक है। तो आगे क्या है? अच्छा, इसके बाद इसी इसका एग्जांपल को हमने बता रखा है डिटेल में कि इन इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन में ऑल द एटम्स आर बैलेंस, ऑल द एटम्स आर बैलेंस। अब ये कौन कौन से एटम है, ये मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया है। क्या क्या? कॉपर 1, इधर भी कॉपर, इधर भी कॉपर, 1 ईच। मैंने ईच इसलिए लिखा है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड मेरे को फिर नहीं लिखना पड़ा एक्स्ट्रा, तो ये छोटा सा बन गया आंसर। ठीक है, तो 1 ईच, यहाँ ईच से क्या मतलब है? रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है।
सल्फर 1 ईच, सल्फर क्या है, ये SO4 में ये सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4 ईच, 4, आयरन है 1 ईच, दिस इज 1. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए, तो सिंपल सा आंसर इसका ये है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, वेयर द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. So chemical equation are balanced to satisfy the law of conservation of mass, which says mass neither be created nor be destroyed. So the total mass of element in reactant side, the total mass of elements, the total mass of the elements in reactant side should be equal to the total mass of the elements in product side. द लगाना, क्योंकि हम जब एक स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पे जो हमने दिया है एग्जांपल उसी की बात करके बता रहे हैं, तो मेरे को लगा द लगाना ज़रूरी है. बाकी अगर आप नॉर्मल बिना इसके लिख रहे हैं, जब आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल बता रहे हैं, तब आप द मत लगाइए, चल जाएगा आंसर. तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन. ये अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था रेस्पिरेशन का, पिछले क्वेश्चन में जब मैं एग्जांपल बताया था रेस्पिरेशन वाला. तो फटाफट इसको देख लेते हैं. सबसे पहले तो कहा गया कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये बता देंगे तो हमें पता चल जाएगा. जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन्होंने बताई, उसको डिफाइन किया और उसके बाद उसका एग्जांपल दे दिया. अब पूछ लिया है कि भाई एग्जांपल क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेस्पिरेशन, तो फिर बता देना दोबारा से, उस चीज को हमें उल्टा कर देना है. क्या आंसर में लिख लीजिए आप, रेस्पिरेशन इज considered as exothermic reaction because in this reaction heat is exothermic, यानी कि एक्स आ रहा है, यानी कि वो जा रही है, तो हीट रिलीज हो रही है, हीट आउट हो रही है, हीट इज रिलीज्ड. ठीक है. Respiration is considered as exothermic reaction because in this reaction heat is released या फिर heat is released in the form of energy, in the form of energy. उसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो लिख के दिखा देंगे इनको, जो कि क्या है C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus water plus energy. बैलेंस करेंगे 6 6 और यहाँ पे भी 6. दिस इज ग्लूकोज विच इज एन सॉल्यूशन एक्वस. ऑक्सीजन इज गैस, बट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर एंड लिक्विड. एनर्जीज हो गया है. अब इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख देंगे. रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया ना, अब वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, in this reaction glucose when glucose combines with oxygen. तो ग्लूकोज क्या, आपने कुछ भी खाना खाया स्टार्च के फॉर्म में, राइस या जो भी आपको एग्जांपल लिखना है ग्लूकोज के, जितने भी आप याद रख सकते हैं. ठीक है. तो व्हेन ग्लूकोज, उनको ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख लीजिए, फूड, राइस और स्टार्च वगैरह वगैरह, जितने भी ग्लूकोज मैंने बताया ना, आपको जितने याद रह सकता है उतने लिखे, आपकी मर्जी, अपना ईटे से वरना डाल दीजिए. तो व्हेन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन,
तो जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमारी बॉडी में क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, रिस्पायर करते रहते हैं हम लगातार। तो व्हेन ग्लूकोज इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। थोड़ा अच्छा लगता है जब हम टॉपिक से हल्का सा अलग लिख देते हैं, टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या लिखना चाहिए था, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। पर यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में, कहाँ पर, सेल्स में। जो सेल्स कहाँ पर है, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी होना चाहिए, या फिर इन आवर बॉडी, इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। तो क्या आता है, ग्लूकोज, व्हेन ग्लूकोज इज कंबाइंड विद, जब ग्लूकोज या ऑक्सीजन के कंबाइन होता है, देन, व्हेन और देन हटा दे क्या, चलिए व्हेन और देन हटा देते हैं, रिएक्शन को पूरा लिख लेते हैं। इन द रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज या एनर्जी टू रिलीज, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिखिए। रिलीज की स्पेलिंग में रहता है, एक और ये जो भी है। तो इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज जो है कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी के अंदर, और टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो बस इतना आंसर मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। तो हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन से, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल देने हैं हमें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कंपाउंड सब्सटेंस डिकम्पोज होता है या स्प्लिट अप हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में, ठीक है। इसके बाद डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स कौन कौन से, हीट के थ्रू जो होता था उसे बोलते थे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो होता था उसे हम बोलते थे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और लाइट के थ्रू जो होता था उसे बोलते थे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एक ही बात कर लेते हैं, वेल कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, ब्रैकेट में। तो CaCO3 को CO प्लस CO2 में कन्वर्ट करते हैं, अभी जस्ट किया था मैंने तो इसलिए इसको ढंग से नहीं लिखा, बाकी आपको पता ही है, थोड़े से पहले लिखा था ना। B, when silver chloride is exposed to the sunlight, silver chloride AgCl, इसको जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, जैसे ही रखते हैं सनलाइट में, तो क्या होता है, सिल्वर अलग आ जाता है और क्लोराइड हवा में उड़ जाता है, ठीक है। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन, दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्योंकि ये हवा में आने से क्या होता है ना, सिल्वर क्लोराइड हमारा एक्सपोज होकर उड़ जाता है, और तो बहुत जल्दी क्योंकि रिएक्ट करता है सिल्वर क्लोराइड, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन अ ब्लैक कंटेनर, क्यों से हम ब्लैक कंटेनर में क्यों रखते हैं, ब्लैक कंटेनर में हम इसलिए रखते हैं बिकॉज ब्लैक जो है, ब्लैक कंटेनर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इसको रिएक्ट नहीं होने देता सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो सबसे पहली लाइन में ही आप लिख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट के में एक्सपोज जैसे ही होता है वो, तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। हमें अगर दोनों एक साथ चाहिए होंगे तो अलग अलग करेंगे क्या हम। आगे है व्हेन एसिडिफाइड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, एसिडिफाइड वाटर क्या है, क्योंकि प्योर वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते। प्योर वाटर के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइज, प्योर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्योर वाटर में फ्री आयंस नहीं होते हैं। प्योर वाटर जो है वो किससे बना है,
H2O से, H2O के अंदर क्या है, H प्लस आयन और OH आयन्स, ठीक है। और ये दोनों सारे के सारे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इसलिए प्योर वाटर जो है उसको हम इलेक्ट्रोलाइज उसके अंदर नहीं किया जा सकता। तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते तो उसको फिर डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसे तोड़ें उसके बॉन्डिंग्स को। तो व्हेन, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा एसिड डाल देते हैं, H2SO4 हो गया, HCl, जो भी आपको डालना है। व्हेन एसिडिफाइड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इट डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और दिस एग्जांपल किसका है, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। रिएक्शन क्या है, 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। ये भी रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। तो ये है हमारा आज का पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है, कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं अभी भी, तो उसको मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन मेरे को बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।